क्या पढ़े थे? क्या दिए थे? क्वेश्चन हो गया है? क्वेश्चन अच्छा दिए नहीं थे, भेजे नहीं थे। चलो आज थोड़ा सा 2-4 और कर लो, क्वेश्चन भेज देंगे। आज भेज देंगे श्योर। कल थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि मौर्य सर क्लास लिए नहीं थे, तो फिर मैं तुरंत क्लास में चला गया। कौन सा LR और CR सर्किट पढ़े थे ना हम? ठीक है, चलिए इसी पे क्वेश्चन करेंगे। प्योर रेजिस्टिव कैपेसिटिव इंडक्टिव हो गया था। LR सर्किट पे भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर ही लिए थे। आइए कुछ क्वेश्चन हम RC सर्किट या CR सर्किट पे करते हैं, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, बात बंद कर लीजिए, एकदम शांत हो जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what is the value of current in the AC circuit containing R is equal to 10 ohm and C is equal to 50 माइक्रोफैरेड होना चाहिए ना, ये कूलम लिख दिया है। 50 माइक्रोफैरेड इन अ सीरीज एक्रॉस, बात नहीं, एकदम शांत हो जाइए, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखते चलिए फटाफट। A series circuit containing a resistor 20 ohm, a capacitor and a ammeter of a negligible resistance it is connected to a source AC सोर्स लिख लो, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। if reading in ammeter is 2.5 ampere, calculate the reactance of capacitor। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, an alternating current (1.5 milliampere) RMS, ब्रैकेट में इसके आगे लिखा है ना RMS, ये करंट RMS है, and angular frequency 100 रेडियन पर सेकेंड flow through a 10 किलो ओम रजिस्टर and 0.50
माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आरएमएस वोल्टेज एंड इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट। दो चीज निकालना, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। बताइए, तीन जल्दी करिए इन तीन को, बाकी तीन और लिख रहे हैं। A series circuit containing a resistor 20 ohm, a capacitor and ammeter negligible resistance. It is connected to AC source जिसकी वैल्यू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। If the reading in ammeter is 2.5 एम्पियर, calculate the reactance of the capacitor. resistance नहीं है ये reactance है, reactance of a capacitor। जल्दी बताइए, आंसर सॉल्व करिए। पहला तो बहुत आसान है, पहला दूसरा, तीसरे में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। पहला दूसरा बहुत आसान है, जल्दी करो, डायरेक्ट फॉर्मूले से होगा। पहला हो गया, पहला हुआ। हाँ, पाई में आ रहा है। क्या निकालना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? आई निकालना है। तो आई में दो हो सकते हैं, आरएमएस या तो आई नॉट। सर अब बोला तो है नहीं, तो मैं आरएमएस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये क्या दिया है, वी आर एम एस। सप्लाई है तो वी आर एम एस, और ये 50 हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दिया ही है। तो सर इनका यूज़ क्या होगा? सी और आर का यूज़ हो सकता है। हाँ, फॉर्मूला एक बार देखो। पहले तो आई आर एम एस निकालना है, तो आई आर एम एस निकालने के लिए क्या मैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर लिखूँगा? अरे यही होता है, आई आर एम एस इंटू, अब ये देखो सी एन आर सर्किट है तो क्या इसमें जेड आता है? अरे यही आता है। देन जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, यही होगा। क्या वी आर एम एस पता है? वी आर एम एस पता है। हमें निकालना क्या था? आई आर एम एस। तो आई आर एम एस को इधर रखो, अपॉन में क्या? जेड। क्या जेड पता है? नहीं, तो बस जेड निकाल लो। और जेड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो भाई, आरसी सर्किट है, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर करें या 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर करें, बात तो वही है। तो 1 अपॉन 2 पाई एफ का स्क्वायर, तो क्या 4 पाई लिख सकते हैं? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर, यही होता है ना। अरे एक्सी का स्क्वायर होता है और एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा सी का स्क्वायर जब करोगे तो ओमेगा का ये स्क्वायर और सी का स्क्वायर। क्या आर पता है? क्या सी पता है? और 4 पाई एफ और एफ पता ही है, देख लो एफ पता है। रख के क्या जेड मिल जाएगा? जेड की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, वी की वैल्यू 200 दी है, क्या निकल जाएगा? क्या बस रख के निकालो, जल्दी बताओ। थोड़ा सा पॉइंट में आंसर आ सकता है भाई। देखो पाई का स्क्वायर याद रखो, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो मल्टीप्लाई करो, ये याद रखो, 4 4 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12, और ये हो गया 1 4 1 3। तो सर 6 5 4 9 2 1 3, और ये हो गया 3 3 1 4 ना, नहीं 3 का मल्टीप्लाई नहीं किया ना, ये 9 होगा ना, 9 होगा ना। ठीक है, एक अभी 4 बच गया था। तीन एकम 3, 6 5 4 9 2 2 4 1 5 3 2 5 1 6 9.6 समथिंग आ रहा है क्या?
लगभग 9.6 मान ले। अगर अप्रॉक्स में 9 भी लोगे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट 9.6 हम अप्रॉक्स में मान रहे हैं। 9.6 है, इसको अगर तुम हटाते भी तो 9.7 के अप्रॉक्स में ले लो, ठीक है। 9.6 9.7 के करीब में आ रहा है। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास दी है क्वेश्चन में? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 1/4 पाई स्क्वायर अभी लिखा था 9.6 इंटू में फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, स्क्वायर करेंगे इसका भी और इसका भी तो 50 को 2 बार लिख लो। 9.6 इंटू 9.6 इंटू में 50 इंटू में 50 स्क्वायर हो गया। और सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी गिवन है भाई? 50 माइक्रोफैरेड है, ध्यान देना माइक्रोफैरेड है ना। तो क्या 50 इंटू 50 और 10 टू दी पावर क्या -12 हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो बस इसको सॉल्व करो, देखो वैल्यू तो थोड़ी बड़ी आ रही है। 1 2 3 4, हाँ अच्छा ये पाई का स्क्वायर ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है ठीक। 9.6 ठीक है। अब सुनो 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 1 जीरो इसको दे दो 96 हो जाएगा। 1 2 3, 3 इससे हटा दो कितना हो जाएगा? माइनस का 9, ठीक है। तीनों जीरो खत्म। 5 5 5 5 4 बार है, कितना हो जाएगा? 125 और 5 625 होगा क्या? 625 होता है ना 5 का 4, हाँ नहीं 25 125 625 यही तो होगा। देन 625 और 625 में 4 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जीरो में आएगा मुझे पता है। इसमें कितना आएगा? 2500 आएगा ना। तो 25 लिख देते हैं और 96 अभी बचा है भाई मेरे। तो 2500 में देखो 2 जीरो फिर इससे हटा दो, कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। इसका मतलब केवल सर बचा 96 इंटू 25। तो हमारे पास देखो अभी इधर मिटा देंगे हमने देखा z इज इक्वल टू सर आया कितना? 100 प्लस, देखिएगा ध्यान से 1/4। तो 4 बचा है ना, अभी 4 बचा है ना, नहीं मल्टीप्लाई हो गया। 2500 में केवल 25 बचा, इंटू में कितना बचा? 96 और 10 टू दी पावर कितना चल रहा है हमारे पास? -7। 10 टू दी पावर -7 को अब चाहे तो ऊपर भेज दो और इसको रख के सॉल्व कर लो। कितना आया भाई, क्या बोल रहे थे? इस वैल्यू को पूरा सॉल्व किए हो, मल्टीप्लाई करो। थोड़ा सा बड़ा हुआ है, देखो परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, अप्रॉक्स में ही लेंगे। 2400 होगा ये, 2400। 25 का 96 में मल्टीप्लाई, 2 जीरो फिर हटा दो, कितना हुआ? -5। 1/24 इसको ऊपर भेज दें। 100 प्लस 10 का पावर 5 अपॉन में कितना है? 24। तो ये कितना हो जाएगा? 2400 में 1 लाख जुड़ जाएगा ना। अरे 1 लाख जुड़ेगा तो 1 लाख है ये, इसमें 2400 जुड़ गया, 1,24,000 सर 102,400 अपॉन में नीचे कितना चल रहा है? 24। जितना काटना है काट लीजिए। इसमें अगर ये सिंप्लीफाइज होगा तो जाहिर सी बात है कट सकता है सर। 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट सकता है, हाँ। तो कैंसल आउट कर लो और उसके बाद से डिवाइड करो। अप्रॉक्स में वैल्यू जो भी आएगी रूट से बाहर निकालना, जेड की वैल्यू अब तो इतना करके निकाल सकते हो। आंसर बताना है आपको। आंसर देखो इसमें केवल आई पूछा है, इसकी वैल्यू नहीं दी है, डायरेक्ट आई की वैल्यू गिवन है, जो कि मैं बता दे रहा हूँ 0.35 आ रहा है। लगभग इसकी वैल्यू ये भी बता दे रहा हूँ, रुको 1024 को मैं डिवाइड करके चेक भी कर ले रहा हूँ कितना आ रहा है कि नहीं। 102400 डिवाइडेड बाई 24, बात नहीं 4266, इसको डिवाइड करने पे 42 4266 आ रहा है।
0.66, 65.33, 65.33। कहीं पे जीरो कुछ गड़बड़ हुआ है लग रहा है। हाँ, पाई का मल्टीप्लाई गलती कर दिए क्या? अरे उससे जीरो नहीं ख़त्म हो जाएगा भाई मेरे। 98 कर दोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस थोड़े हो जाएगा। हाँ, है बात नहीं। एक इसका आंसर देखो, उसमें अगर हम 600 कुछ आएगा तभी आंसर 0.35 आएगा, और मेरा आ रहा है 65 पॉइंट समथिंग, इतना आ रहा है। हाँ, ये आ रहा है। रुको, 200 को डिवाइड करो, बस अब बात करिए, करना तो है नहीं। 3 पॉइंट आ रहा है ना भाई, तो आंसर में 0.35 दिया है, तो 3 तो मेरा भी आएगा। 200 को उससे डिवाइड करोगे तो 3 बार में तो जाएगा ही, मगर यहाँ पे कहीं एक जीरो छूटा है, कहीं तो कुछ हुआ है, बस एक जीरो का खेल है। कहाँ पे? 4, पाई का स्क्वायर 9.6, एफ का स्क्वायर 5, ठीक है, और सी का स्क्वायर 50 सही है भी, और 10 टू द पावर 6 था, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, उसका भी तो स्क्वायर होगा, तो क्या 12 होगा? तो चलो ठीक है, 12 कर दिए। एक जीरो देखो ध्यान से यहाँ पे, एक जीरो इसको दे दिए तो पॉइंट हट गया, 1 2 3, तो क्या माइनस का 9 बचा? बात सुनो, 5 5 5 और 5, 625, 625 में 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 2500 होगा। 2500 से 2 जीरो और चला गया, कितना बचा? -7। फिर 96 का 25 में मल्टीप्लाई किया हूँ, तो 96 का 25 में मल्टीप्लाई हुआ है, तो फिर 2400 आया है। 2400 से फिर 2 जीरो चला जाएगा, तो केवल 24 बचेगा, -5। कहीं गलत तो नहीं दिख रहा है? कहीं गलत नहीं दिख रहा है, बाकी सब सही है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। आंसर आ रहा है 0.35, और जबकि इससे सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट आ रहा है 048। अब बस पॉइंट का खेल ही गड़बड़ हो रहा है, एक 10 कहीं गड़बड़ अगर हुआ होगा तो ये मेरा आंसर आ रहा है, ये बुक का आंसर आ रहा है। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन करके, दूसरा करो बस सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। चलो रख लेना, उसमें वैल्यू रख लो, रख के कैलकुलेट करना घर पे, पहले दूसरे का आंसर बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। हो सकता है कहीं 10 छूट गया हो, या कहीं पे कैलकुलेशन आराम से करना। हाँ ठीक है, चलो सेकंड करो। सेकंड बताओ, सेम क्वेश्चन है। सेकंड का आंसर चाहिए। ये रूट में निकालने का खेल सीख लेना भाई, हम तो कैलकुलेटर से निकाल दिए हैं, आपको रूट से निकालना पड़ेगा। 24 से उसको डिवाइड करो, फिर रूट से निकालो, और वो करना पड़ेगा आपको। ज़रूरी नहीं है बोर्ड में अगर देगा ना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा, क्योंकि वो बोर्ड में समय तुम्हारे पास 3 घंटे होते हैं, क्वेश्चन 33-35 होते हैं, तो जाहिर सी बात है समय तुमसे खिंचवाएगा एक ही क्वेश्चन में। तो उसको जल्दी जल्दी करने का मेथड सीखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ घर पे जाके कैलकुलेशन करो। मैं 1.5 घंटे में तुम्हें कैलकुलेशन नहीं सिखा पाऊँगा। परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन केवल जेई नीट में आएंगे, जिसमें तुरंत फटाक से निकल जाएगा रूट से, क्योंकि उसमें ऑप्शन से आंसर आप मैच भी कर सकते हो, यहाँ ऑप्शन थोड़े दिया रहेगा। जल्दी बताइए, दूसरे का आंसर मिला? दूसरे का आंसर अप्रॉक्स में 85 आएगा या 86 आएगा तो माना जाएगा सही है। 85.7 आ रहा है आंसर सेकेंड वाले का। आया? मिटा दूं ये सेकेंड?
थोड़ा ध्यान से देखो सेकेंड वाले को। एक सीरीज सर्किट है, कंटेन कर रहा है कितने का रेजिस्टेंस, 20 ओम। कैपेसिटर नहीं पता है सर, सी की वैल्यू नहीं पता है। अमीटर ऑफ अ निग्लेजिबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, निग्लेजिबल, अमीटर का। इट इज़ कनेक्टेड टू द एसी सोर्स, जिसमें भी आरएमएस सर दिया है कितना, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। इफ़ द रीडिंग इन अ मीटर, मतलब सर करंट दिया है, रीडिंग मीटर जो करंट मेजर करता है, क्या वो आरएमएस करेगा, अरे जो सप्लाई में होगा वही तो मेजर करेगा। तो 2 पॉइंट कितना मेजर कर रहा है, 5 एम्पियर। तो हमें क्या निकालना है सर, एक्सी की वैल्यू निकालनी, कैपेसिटेंस नहीं निकालना है। कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर निकालना। बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन है। आप देखिए फिर से वही फॉर्मूला, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू में जेड, क्योंकि ये है कौन कौन सा, कैपेसिटर और क्या लगा है, रजिस्टर, तो जेड आएगा। सर यहाँ पे जेड की वैल्यू अभी पहले छोड़िए, पहले बताइए हमें क्या निकालना है, एक्सी। तो एक्सी निकालने के लिए जेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जेड सर कितना हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। सर वी आर एम एस दिया है, हाँ 220, आई आर एम एस दिया है, हाँ 2 पॉइंट कितना है, 5। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है, 2500, और ऊपर 2200 हो जाएगा क्या, किससे काट दें, कट जाएगा ये 88 टाइम में कट जाएगा, ठीक है सही बोल रहे हो, 88 टाइम में कट जाएगा। 88 ओम इज द इम्पीडेंस। अब बताइए एक्चुअल में जेड होता कितना है। सर एक्सी सर्किट है तो आर स्क्वायर प्लस क्या एक्सी का स्क्वायर होगा, अरे आरसी सर्किट है तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होगा। बताइए क्या जेड पता है आपको, हाँ आर पता है आपको, क्या एक्सी नहीं निकल जाएगा, बस हो गया खत्म। और क्या, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, देन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सी स्क्वायर की वैल्यू निकालिएगा, एक्सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 88 जो आपने निकाल रखा है, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 20 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 88 प्लस में 20, 88 माइनस में 20, 20, ठीक है। 88 से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 68 होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये ठीक है ये 68 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 2 10, 128 होगा ना, अरे यार ठीक है, स्क्वायर करके निकाल लो, अब तो कर सकते हो। आंसर 88 आ रहा है, 87 पॉइंट समथिंग है, 88 मान सकते हैं। जल्दी नोट करो, तीसरे का आंसर बताओ। आया, नोट मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा ना आंसर अब, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा करो, जिसका आ गया है थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन बताइए आंसर। तीसरे में अब कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको 2 चीज़ें निकालनी है, दोनों कर लोगे। ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है। एक अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, उसमें करंट कितना जा रहा है, 1.5 मिली एम्पियर। सर आई आर एम एस दिया है 1.5 मिली एम्पियर है, तो 10 टू द पावर -3 कर देंगे। आर एम एस साफ लिखा हुआ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या दे रखा है, ओमेगा कितना है, 100, चेंज नहीं करना है, रेडियन पर सेकेंड में ही दिया है। फ्लो थ्रू अ 10 किलो ओम रेजिस्टेंस, तो सर 10 किलो है तो 10 का पावर 3 होगा, किलो है तो
10 का पावर डायरेक्ट लिख दूं क्या, 4 ओम, समझे हो ना। और कैपेसिटर कितना है सर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलो भाई, 10⁻⁻6 फैरेड। क्या निकालना है, VRMS, और क्या निकालना है, जेड इम्पीडेंस, दो चीज़ निकालनी है। तो पहले जेड निकाल लो, सिंपल सी बात है। जेड इज इक्वल टू सर RC सर्किट है तो R² प्लस XC² होता है, और XC की जगह पे क्या रख देंगे, 1/ω² इंटू में C²। मैं ओमेगा को F में इसलिए नहीं तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट ओमेगा पता है, ठीक है। अगर F दिया होता तो मैं ओमेगा को F में तोड़ता, ठीक। R दिया है, G R दिया है, रख देंगे। ओमेगा दिया है, यस ओमेगा दिया है। C दिया है, हाँ C दिया है, स्क्वायर करके जेड आ जाएगा, समझ रहे हो, जेड आ जाएगा। बस कैलकुलेशन है भाई, और जेड आ गया तो फिर VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू में क्या लिखोगे, जेड। क्या IRMS पता है, हाँ। जेड यहाँ से निकाल लिए हो, हाँ। क्या VRMS आ जाएगा, यस, समझे। अच्छा, अगर मान लो, एक सेकेंड रुको, इसी क्वेश्चन में बोलूं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RMS वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर, केवल कैपेसिटर के क्रॉस पूछूं, केवल किसके क्रॉस पूछूं, कैपेसिटर। तो एक बात बताओ, ये सर्किट में दो चीज जुड़ी है, R जुड़ा है और क्या जुड़ा है, C जुड़ा है। तो सर R में पोटेंशियल अलग होगा और C में पोटेंशियल अलग होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, RMS, किसका RMS पूछा जा रहा है, C का। तो करंट तो दोनों में सेम जाएगा, करंट तो वही रहेगा सर I, क्योंकि सीरीज में है। तो Z की वैल्यू क्या लें, Z तो दोनों का दोनों के रेजिस्टेंस को जोड़ के बना था, बट अभी हमसे केवल किसका पोटेंशियल पूछ रहा है, कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस का Z की वैल्यू नहीं, हम यहाँ पे इसका रिएक्टेंस रखेंगे XC। समझ रहे हो, नहीं समझे। अरे भाई जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं एक्रॉस रजिस्टर, तो बताओ पोटेंशियल रजिस्टर के क्रॉस कितना होगा। तो सर VRMS R निकालना है, R के क्रॉस। तो क्या I इंटू R होगा, इसका रेजिस्टेंस रख रहे हो ना, इसके क्रॉस पूछूंगा तो क्या इसका रेजिस्टेंस रखोगे ना, और पूरे सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल पूछूं तो क्या दोनों का रखोगे ना। यही तो समझा रहा हूं मैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बार बार केवल पूरे सर्किट का पूछे, हो सकता है तुमसे पूछ दे एक्रॉस अ कैपेसिटर, जैसे अभी लिखा था। और अगर ऐसा हुआ तो तुम केवल इसी का रिएक्टेंस रखोगे इन XC। और सर XC की वैल्यू कहीं दी है नहीं, मगर निकल सकती है। सर XC कितना होता है, 1/ω/C। क्या ओमेगा दिया है, हाँ। C दिया है, हाँ। IRMS पता है, G उठा के रख देंगे तो VRMS आ जाएगा कैपेसिटेंस के क्रॉस। क्लियर है। क्वेश्चन में जैसे भी बनेगा हम दोनों हिसाब से क्वेश्चन देख लिए हैं, क्वेश्चन घर पे जाके कैलकुलेट करना। हम आंसर बता दे रहे हैं, आंसर नोट कर लीजिए। इम्पीडेंस की वैल्यू आ रही है 2.2 इंटू 10⁴ ओम, और VRMS तभी आएगा जब ये आएगा। उसने VRMS में चेंजेस किए हैं, VRMS कैलकुलेट करके देखना, अगर ये सही आ गया तो VRMS निकाल लो। मैंने वैल्यू में थोड़ा सा चेंज किया है, इस वजह से आंसर में अब उसका VRMS नहीं मिला सकते, क्योंकि मैंने IRMS की वैल्यू चेंज की है। IRMS इतना नहीं दिया था, केवल 1.5 एम्पियर दिया है, मैं 1.5 मिली एम्पियर लिख दिया हूँ। कैलकुलेट करना, मिटाएं। किसी को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बहुत होगा, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ये तो पता है मुझे श्योर। कैलकुलेशन घर पे बैठ के आराम से इत्मीनान से करना, बिना कैलकुलेटर के। और जब तक बिना कैलकुलेटर के नहीं करोगे बहुत मुश्किल है कुछ भी आना।
आओ ये क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बोर्ड में आया हुआ है रिसेंटली, उसके बाद आगे चलते हैं। इन क्या भाई, क्या बात होने लगा? जिससे पूछेंगे आंसर बताएगा। कॉपी लेके इधर आएगा, जिससे पूछेंगे वही दिखाएगा आंसर तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूँ। इन अ सीरीज आरसी सर्किट आर और सी गिवन है, भी दिया है, ओमेगा दिया है, हमसे बोला है फाइंड द करंट इन अ सर्किट एंड कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। दोनों के क्रॉस अलग अलग निकालना है। अभी यही मैं बोल रहा था आपको, क्वेश्चन ऐसे चेंज करेगा वो, टोटल वोल्टेज न पूछ के उसने रजिस्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस पूछा है। 2021 के पेपर का है, कोरोना टाइम के टर्म वाइज वाला जब पेपर हो रहा था तब, 22 का। जल्दी बताओ। बताइए भाई। कॉपी लेके आइए, देखें किसी का आया। करंट निकालना है, VRMS निकालना है और VRMS R और C दोनों का निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं, कैलकुलेशन भी आसान है इसमें। अभी प्यास लग गया, बैठे रहो, आधा घंटे बाद जाना। किसी का आया? हाँ, लेके आओ कॉपी अपनी।
ये कहाँ निकाले हो? ये इधर और इधर भी है। ये क्या निकाले हो? इधर से आई वैल्यू 10/3 आ रही है, तो इधर से वो आएगा। आई की वैल्यू कैसे 10/3 ला दिए हो भाई? अरे सर, कहाँ से लाए हो? भी दिया है बस। ये क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ? ओमेगा है सर तो आर तो दिया हुआ है ना। हाँ, तो आर से क्या करना है? केवल आर से आई निकल जाएगा? इतना आसान है? गलत है। पानी पीने जाएंगे। नहीं सर, जाओ। बताओ भाई, इधर पीछे है इसका। कोई सिंगल हाथ उठा के बता दे मेरा आ गया है सर। ये कुछ भी आया है इसमें से? किसी का आया कुछ? क्या? हाँ, क्या करंट? करंट निकालने के लिए क्या निकाले हो पहले? जेड कहाँ है? कहाँ से क्या आया जेड की वैल्यू? ऐसे कैसे कर रहे हो भाई तुम लोग? 50 बार जब बता दिए, आप एकदम इत्मीनान से एक क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद से मैं अब बताऊंगा नहीं। आपको क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये आर है, ये सी है, तो सर्किट आर सी है। एक बस दिमाग में फॉर्मूला याद रखो, V = I/R होता है। बस ध्यान से सुनो, अगर ये प्योर रजिस्टिव सर्किट है तब तो R रहेगा, केवल रजिस्टेंस होगा। तो अगर ये क्या हो गया, कैपेसिटिव सर्किट हो गया, तो R की जगह कौन आ जाएगा? XC। और अगर ये इंडक्टिव सर्किट हो गया तो इसकी जगह XL। और अगर RL सर्किट है, LR सर्किट जिसको बोलते हो, तब क्या आएगा? Z। और Z इस केस में क्या होगा? LR सर्किट है तो R² + XL²। और अगर ये कौन सा सर्किट है? RC सर्किट है, तो भी क्या आएगा? Z। बट इस केस में Z कितना आएगा? R² + XC²। क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा है? बस यही तो कर रहा हूँ। तो बताओ, मुझे भी पता है, हाँ, मुझे I निकालना है, यस, बट क्या तुम्हें Z पता है? नहीं। तो क्या RC सर्किट है तो Z यहीं से तो निकलेगा। क्या R दिया है? जी। XC की वैल्यू तुम्हें अभी 50 बार लिखवा चुके। ओमेगा हाफ ऐसे लिखते हो, सॉरी, ओमेगा C का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब बताओ, ओमेगा दिया है, हाँ, C दिया है, हाँ, Z मिल जाएगा। सर Z मिल जाएगा तो उठा के यहाँ रख दीजिएगा। भी पता है, I निकल जाएगा। क्या अब इसमें मैं बताऊँ? और जैसे I आ गया तो ये सर्किट सीरीज का है भाई मेरे। कैसा है? सीरीज का। अब बताइए, अगर सीरीज सर्किट है तो इसमें क्या क्या सेम चलेगा? करंट। तो डिफरेंट क्या होगा? पोटेंशियल। तो सर इसका और इसका पोटेंशियल ही तो पूछा है। तो क्या VR के लिए हमें पोटेंशियल निकालना होगा तो I × क्या रखेंगे? R। क्या I यहाँ से निकाले हो? वही I है, बट R क्वेश्चन का उठा के पुट करेंगे। और इसका भी निकालना है तो क्या रखेंगे? I × में XC। अभी बताएं तो I अभी भी यही पुट करेंगे, मगर XC कौन सा पुट होगा? निकाले हो जो ये, बस इसको कहीं साइड में XC को भी पहले निकाल लो, 1/ωc करके। समझ रहे हो? बस रख के देखो, सारा आंसर मिलेगा। अब बस कैलकुलेशन करना है। मैं बताता हूँ एक कैलकुलेशन करके। पहले XC की वैल्यू कोई निकाले। ओमेगा कितना दिया है? 10⁴ लिख सकते हैं। और ये कितना है? 0.25 10⁻⁻6 हो गया? बात नहीं। सर इसके 2 जीरो से क्या ये 25 बन जाएगा? और 2 जीरो और हटा दें तो क्या ये 4 बन जाएगा? ऊपर चला जाएगा सर। तो क्या ये 4 जीरो हो गए? और नीचे क्या चल रहे हैं?
25, 25 से 400 आएगा क्या XC की वैल्यू, देन XC कितना आया 400 ओम, मिल गया XC। समझे हो? अब बताओ, सिंपल सी बात है, Z इज इक्वल टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। R कितना दिया है, ध्यान से देखो, क्या 30 है, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, प्लस XC है 400, 400 का स्क्वायर कितना होगा 1600, 1600 और कितने जीरो होंगे 2, 4 हो गए। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो देखो 900 यहाँ आ जाएगा। अब एक बात बताओ, तुम बस ऐसे समझो, सुनो बात शांति से, 16 ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है जोड़ी जा रही है, बस मैं लिख रहा हूँ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान से देखो, ये देख लेना भाई, 25 से 4 बार में कटा है, 2 जीरो बचेगा, 4 ऊपर गया है, हाँ 400 ही आएगा, 40 तो नहीं आएगा ना। ठीक है, 2 2 4, इसमें 900 जोड़ेंगे तो क्या यही आएगा आंसर। अब एक बात सुनो, 1600 अगर ऐसे 16 और 2 2 4 जीरो होता तो मैं इसको क्या लिख सकता था, या हम ऐसे लिखें, 2 जीरो को क्या मैं 100 लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, लिख सकता हूँ। ये लगभग क्या 1600 है, लगभग 1600 का किसका स्क्वायर रहा होगा 40 का, और 100 किसका स्क्वायर रहा होगा 10 का, तो लगभग 400 आ रहा है, बट 9 है तो क्या 0.1 0.2 कुछ भी लगा सकते हो, यही Z है। नहीं तो 400 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। ये 9 है तो 9 के लिए हम 400.1 लगा दी, इतना ओम आया। अब बताओ तुम क्या नहीं निकाल पाओगे, तुम सब निकाल लोगे। ये पहला जो Z तुमने निकाला, ये Z निकालना नहीं था और ना ही XC निकालना था। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करंट निकालने का। तो करंट निकालने का मैंने बोला फॉर्मूला क्या होगा, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन में क्या लिखेंगे Z। सर VRMS क्वेश्चन में दिया है क्या, दिया है, कहाँ लिखा है, अच्छा यहाँ लिखा, हौका क्या होता है, हौका लिखा है 100 वोल्ट, और Z कितना है, कुछ भी बोल दोगे 400, 2 जीरो से जीरो कट गया, क्या 0.25 एम्पियर आएगा। मैं 400 लिया हूँ भाई, 400 लूँगा, 1/4 मतलब 0.25 मिला। अब सुनिए, IRMS मिल गया, क्या यही RMS दोनों में जाएगा, तो इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा रजिस्टर के लिए, तो I की वैल्यू कितनी है 0.25 और R कितना दिया है 30, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये VR मिल जाएगा। फिर VC निकालना है तो I की वैल्यू फिर कितनी लोगे 0.25 और XC कितना निकाल के बैठे हो 400, क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, बस सॉल्व कर दो, सब मिल गया लाइन्स। अब ये बोर्ड में है तो देखो, खुद रूट से निकालने वाली चीज़ें आसान दी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने बोला ना पेपर में जब आएगा तो ये कैलकुलेशन तुम्हें कुछ न कुछ हद तक आसान मिलेगा। मैं आपको डिफ़िकल्ट इसलिए दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन के आ जाए। ये भी 400.1 है, 0.1 है, मैं 400 ले के कर रहा हूँ, बट मुझे एग्जैक्ट अगर ऑप्शन से मैच कराना होगा तब तो मैं यही लूँगा, 401 या 4.2 ही लूँगा, 400.2। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, नया टॉपिक एवरेज पावर का, जल्दी करिए, इसको ख़त्म करते हैं। हटाए ना ये सब, आज क्वेश्चन देंगे, श्योर देंगे क्वेश्चन, जाके घर पे अपने लिए प्रैक्टिस करिएगा, ये नहीं कि मैं कॉपी चेक करूँगा तो उसके लिए प्रैक्टिस करिएगा जाके, तभी आएगा क्वेश्चन। ऐसे बैठ के केवल
सुन लेने से नहीं होगा, लेक्चर या जो भी तुम सुन रहे हो उससे नहीं, जब तक पेन नहीं चलेगा कॉपी पे कुछ नहीं कर पाओगे। हेडिंग डालो एवरेज पावर, समझना इस बात को, एवरेज पावर। इसके बाद पावर फैक्टर पढ़ेंगे। मैंने बताया था कॉस फाई आता है जिसको पावर फैक्टर कहते हैं। क्या है वो पावर फैक्टर, अभी इसी पे बात करेंगे। पहले उस पावर को जान लो, एवरेज पावर क्या है। जैसे तुम डीसी सोर्स पढ़ते थे तो डीसी सोर्स में पावर का फॉर्मूला V इंटू क्या होता था, I, क्या यही होता था डीसी सोर्स में। एसी सोर्स में ये पावर जो होता है हमेशा एवरेज लिया जाता है। एसी सोर्स में मैं बात कर रहा हूँ सर, डीसी में ये नहीं होता है कि सर ये आरएमएस है, कि ये आरएमएस है, कि ये नॉट V नॉट है, ये I नॉट है, उसमें कुछ पता नहीं होता है। उसमें तो एक ही वैल्यू होती है V की और I की। बट एक्चुअल में जब हम एसी सोर्स में आते हैं तो तुम्हें पता है V नॉट भी हो सकता है, V RMS भी हो सकता है, I नॉट भी हो सकता है, I RMS भी हो सकता है। तो मुद्दा फंस जाएगा, आप कौन सी वैल्यू लोगे, क्योंकि आप अगर एक साइकिल चल रहे हो, बस ध्यान से सुनना, अगर ये डीसी सोर्स है तब तो करंट या वोल्टेज ऐसे ही चलेगा। समय के साथ क्या चेंज होता है, नहीं सर, डीसी में करंट या वोल्टेज समय के साथ एक बराबर रहता है, तभी तो उसका नाम डायरेक्ट करंट है या डायरेक्ट वोल्टेज है। बट एसी सोर्स के केस में क्या होगा सर, एसी सोर्स में मैंने देखा है कि क्या साइकिल चेंज होता रहता है, उसका फेज चेंज होगा। तो सर फेज चेंज होगा तो समय के साथ कौन कौन वेरी करेगा, तो सर V भी समय के साथ वेरी करेगा और करंट भी समय के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। तो जब ये V और I दोनों वेरी करेंगे तो हमें पावर कौन सा लेना पड़ेगा, क्या एवरेज निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये देखो बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, मतलब एक वैल्यू एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, एक साइकिल में कहानी ऐसे चल रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पावर केवल नहीं कहा जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा उसका, एवरेज पावर, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो हम एवरेज पावर निकालेंगे। एवरेज पावर अब बताओ क्या होगा, तो सर एवरेज पावर निकालने के लिए हम V लिखेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कुछ रहा होगा भी, और I लिखेंगे उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कुछ करंट भी रहा होगा। अभी तक तुमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें यही देखा है कि किसी फेज में, किसी केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, किसी में कोई लैग कर जा रहा है, किसी में कोई लीड कर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ही टाइम में सर्किट कैसा है हमें नहीं पता है। सर्किट हो सकता है रजिस्टिव हो सकता है कैपेसिटिव हो सकता है आरसी हो सकता हो एलआर हो, कुछ भी हो। उस केस में तुम्हें ये साफ दिखाई दे रहा है कि उस केस में अगर टाइम पे वोल्टेज कुछ और है तो करंट किसी और फेज में रहा होगा। अगर प्योर रजिस्टिव होगा तो दोनों किस फेज में रहे होंगे, सेम में रहे होंगे। अगर इंडक्टिव होगा तो करंट क्या हो गया होगा, इंडक्टिव में कौन लीड करता है, वोल्टेज, करंट लैग कर जाता है। कैपेसिटिव में करंट क्या करता है, लीड करता है, वोल्टेज पीछे रह जाता है। ये चीज़ याद रखनी थी, वो चार्ट इसीलिए बनाया गया था। अब इसमें बताओ मैं क्या इस V को मान लेता हूँ ऐसे, बात बंद कर लो पीछे और थोड़ा ध्यान से देखो, क्या मैं इस V को ऐसे लिख दूँ, V नॉट साइन ओमेगा टी। मान लिया उस इंस्टेंट पे पोटेंशियल इतना है और करंट सर कितना है, तो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। पता है ना कितना बड़ा हो घटा हो, कुछ भी हुआ हो सकता है, माइनस भी फाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैंने मान लिया कि उस इंस्टेंट पे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी प्लस क्या हो गया, फाई हो गया। क्लियर है। अब बस इसको थोड़ा देखो ध्यान से, मैं V नॉट I नॉट को एक साथ लिख लेता हूँ। मुझे एवरेज निकालना है ना, तो क्या इसी का एवरेज निकालना पड़ेगा, क्या इन्हीं का एवरेज निकालना पड़ेगा, यही तो एवरेज P एवरेज कहलाएगा। तो मैं इसका एवरेज निकालना हूँ, ये रूट नहीं है, एवरेज है, मीन वैल्यू है। तो सर V नॉट I नॉट को लिख दिया, ये कितना है साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ये कितना है
साइन ओमेगा टी प्लस फाई। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे साइन ए प्लस बी दिख रहा है क्या? अरे साइन ए प्लस बी दिख रहा है क्या? ओपन कर दो इसको। साइन ए प्लस बी को ओपन करके बताओ कितना होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या यही होगा? ब्रैकेट जरूर लगाएंगे क्योंकि बाहर जो चल रहा है वो ये है। भी नॉट आई नॉट को छोड़ दो, साइन ओमेगा टी को अंदर भेज के मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है? इस ब्रैकेट में और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, भी नॉट आई नॉट को बाहर छोड़ दो और अंदर भेज के मल्टीप्लाई करा दो इसका, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? इनटू में, अरे ये ओमेगा टी है, ये भी ओमेगा टी, तो स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा? कॉस फाई प्लस, ध्यान से देखो, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा ना। और इनटू में क्या चल रहा है? साइन फाई। हो गया इतना भाई, क्लियर? बस समझना मेरी बात। अब यहाँ से खेल थोड़ा सा अलग होगा। भी नॉट आई नॉट जो है ये क्या होता है? सर भी नॉट ये है, और उसी केस में अगर रजिस्टिव सर्किट होगा तो क्या ये आई नॉट रहा होगा? हो सकता है अगर रजिस्टिव रहा हो सकता है कैपेसिटिव हो तो क्या करंट आगे चल गया होगा, पोटेंशियल पीछे रह गया होगा। ये अब आपको पता है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ये बनाना नहीं है। भी नॉट ए है, आई नॉट ए है। बताओ पूरे एक साइकिल के लिए क्या भी नॉट की वैल्यू और आई नॉट की वैल्यू फिक्स है क्या? हाँ, वो चेंज थोड़े हो रही है, चेंज तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो रही है। सर देखिए, मैं इस इंस्टेंट, ये टाइम है, इस इंस्टेंट पे देखूं तो भी की वैल्यू अलग है, आई की वैल्यू अलग है, दिख रहा है? भी की वैल्यू अलग है, आई की वैल्यू अलग है, मगर क्या इसी इंस्टेंट पे आ रहा हूँ 5 सेकेंड पे, तो क्या भी की वैल्यू और आई की वैल्यू जो फिक्स दिखाई दे रही हो तो वही रहेगी? क्या वो चेंज होगी? नहीं। मतलब ये कहना चाहता हूँ, किसी भी अगर ऐसा इक्वेशन दिख रहा है तो इस इक्वेशन में भी नॉट आई नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू होती है। तो किसी फिक्स वैल्यू का एवरेज क्या होगा? वही होगा। अरे जैसे मान लो 6 हमेशा 6 रह रहा है, टाइम कुछ भी बढ़ाओ, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो एवरेज कितना आएगा? 6 ही आएगा। समझ रहे हो? तो इनका एवरेज कितना आया? 6। तो क्या मैं इसको एवरेज निकाल रहा हूँ तो भी नॉट आई नॉट का बार लिख रहा हूँ, इसका एवरेज भी क्या यही आएगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा सर, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज ये याद करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, किसी भी साइन अगर हमारे पास स्क्वायर में लिखा है, कॉस स्क्वायर में लिखा है, तो इनका एवरेज हमेशा 1/2 होता है। और अगर ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर ले रहे हैं, 2 थीटा लिख दिया जा रहा है या साइन 2 थीटा लिख दिया जा रहा है, तो इनका एवरेज हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, एक साइकिल तुम खुद सोचो ना भाई, एक साइकिल कंप्लीट कर लोगे तो क्या एवरेज प्लस माइनस कट के 0 नहीं हो जाएगा? साइन का ग्राफ हो चाहे कॉस का ग्राफ हो, दोनों तो साइनोसोडियल ही होते हैं, तो एक प्लस तो दूसरा क्या हो गया? माइनस। एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। बट अगर स्क्वायर में चलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये बात याद रखना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। और कॉस फाई क्या है? ध्यान से देखो, क्या फाई जो तुमने माना था वो 30 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है ना? ये तो तुम माने हो, तो क्या उसका एवरेज वो भी फिक्स है? तुम माने हो 30 डिग्री, तो क्या वो हमेशा 30 ही रहेगा पूरे क्वेश्चन के लिए? तो कॉस फाई भी क्या है? फिक्स है, तो इसका कोई एवरेज नहीं होगा। प्लस एक बात बताओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो थोड़ा ध्यान से देखना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या साइन 2 थीटा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन 2 ओमेगा टी इंटू में साइन फाई अपॉन में कितना? 2 लिखा जा सकता है। अब बताओ इसका एवरेज कितना होगा?
अभी बोला 2 थीटा 0, तो 2 ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा, तो क्या पूरे को 0 कर देगा। तो ओनली हमारे पास पी एवरेज आया कितना सर, भी नॉट आई नॉट अपॉन में 2 इंटू में कॉस फाई आया इतना। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, पी एवरेज इज इक्वल टू भी नॉट बाई √2 और आई नॉट बाई √2 इंटू में कॉस फाई। क्या मैं लिख सकता हूं क्या ऐसे, अरे भाई 2 को √2 लिख दूं। बताओ क्या ये आरएमएस वैल्यू है, क्या ये भी आरएमएस वैल्यू है। देन पी एवरेज कितना आ गया, भी आरएमएस आई आरएमएस इंटू में कॉस फाई। सर ये कॉस फाई क्या है, दिस इज द पावर फैक्टर, सारा फैक्टर इसी पे है, समझ गए। पावर फैक्टर का मतलब है, देखो अभी तक तुमने पढ़ा डीसी, तो डीसी में भी इंटू केवल आई आया, मगर इसमें क्यों ना गया कॉस फाई, तो क्या पूरा खेल इसी पे डिपेंड रहेगा। इसीलिए पावर का मेन फैक्टर यही है, इसका नाम दिया गया है पावर फैक्टर। अब बस ऐसे समझो, बस एक एग्जांपल बता रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास सर्किट है प्योर रेजिस्टिव, तो बताओ फाई कितना रहा होगा, 0। समझे हो क्यों, प्योर रेजिस्टिव है तो जिस फेज में वोल्टेज है क्या उसी फेज में करंट है, तो ना कोई लैग कर रहा है ना कोई लीड, तो क्या ये दोनों सेम रहे होंगे, ओमेगा टी फाई क्या रहा होगा 0। एक बात बताओ कॉस 0 कितना होगा 1, तो क्या पी एवरेज भी आर एम एस 1 इंटू कितना आएगा आई आर एम एस। समझ गए हो, क्या यही मैक्सिमम वैल्यू होगी, हाँ, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो कॉस फाई में फाई 0 हुआ, मतलब सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ मिलेगा, किस सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। समझे हो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर क्या रहेगा, मैक्सिमम। अभी इसका यूज करेंगे आगे, एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, और जो मैंने बोला था आपसे कि रेडियो ट्यूनिंग जब करते हैं तो उसमें पूरा खेल पावर का होता है, पूरा यही पावर फैक्टर खेलेगा। जहाँ पे तुम्हें फ्रीक्वेंसी सेट की रही होगी वहाँ पे अपने आप पावर मैक्सिमम हो जाता है। और जहाँ जैसे मान लो ये बल्ब है, बल्ब को रिमोट से जला रहे हो, उसमें तुम देख रहे हो 1 दाब रहे हो तो थोड़ा सा धीमे जला है, 2 दाब रहे हो तो थोड़ा सा और धीमे मतलब तेज हुआ, 3 दाबे तो और तेज हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तुमने सोचा, उसमें लगा रखा है ऐसा एलसीआर कॉम्बिनेशन। एक समय जब 4 कर रहे हो तो 4 के केस में पता है क्या हो रहा है, इसमें बन जा रहा है ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट, और जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन रहा है उसके पावर फैक्टर की वैल्यू हो जा रही है मैक्सिमम, और जैसे पावर फैक्टर मैक्सिमम तो पावर भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ये बल्ब तेज जलने लगेगा। जहाँ पे ट्यूनिंग का खेल होगा सब में यही आएगा। क्लियर है इतनी बात, तो अभी आगे पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। मगर हम जब भी एसी सर्किट लेके आते हैं ना, तो एसी सर्किट में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जल्दी से नोट कर लो इनको, टाइम ही नहीं बचता है, 10 मिनट बचा है, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे इसमें कुछ नोट नहीं करना है, बस यहाँ से नोट करो, यहाँ से एवरेज पावर लिख के, भाई एवरेज पावर, और ये लिख ऐसे इसके ऊपर थोड़ा सा लिख देना, एट अ इंस्टेंट एवरेज पावर विल बी, और फिर डैश करके विल बी डैश करके यहाँ से स्टार्ट करो। एट अ इंस्टेंट है, एवरेज पावर विल बी डैश करके यहाँ से स्टार्ट करो। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एवरेज पावर कितना होगा,
किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ सकते हो, अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी क्या हुआ है इसमें ये लिखने के बाद से ये लिखना मैंने कैसे लिखा है, अगर जिनको स्टेप नहीं आएगा पहले नोट कर लो, बता दे रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोग पहली बार में सदमे में ही चले जाते हैं, दूसरी बार में ही समझ में आएगा। देखो कोई भी चीज़ करोगे ना, एकदम मोस्टली मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ये मत सोचना कि मैं ये पढ़ लिया हूँ मैं कर लूँगा। ये हर एक जगह पे बात लागू होती है। आप कितना भी पढ़े रहो, कितना भी किए रहो, प्रैक्टिस नहीं रहेगा, हर चीज़ में नंबर कम आएंगे। अब पढ़े नहीं रहोगे तब तो ऐसे भी कम आएंगे, और यहाँ पढ़ रहे हो घर जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, नंबर। आप खुद देख लो, एक क्रिकेटर होता है, आप खुद सोच के देखो कितना प्रैक्टिस करता होगा वो नेट के लिए। जो अच्छे प्लेयर हैं मैच से पहले या जब मैच नहीं रहेगा तो भी हमेशा वो प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी प्लेयर को देख लो, अगर वो छोड़ दे, सोचे कि मैच आएगा 2 दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे तो काम चल जाएगा, तो कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ रहे हो, घर पे जाके 2, 4, 3 कुछ भी क्वेश्चन करो, वही आपके लिए प्रैक्टिस है। हो गया इधर का? मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, पहले ध्यान से सुन लो जिनको नहीं समझ में आया। मैंने बोला कि मुझे एवरेज पावर चाहिए एसी सोर्स में, जबकि मुझे पता है डीसी में कुछ भी हो पावर भी इंटू आई है। सर केवल यही होता है क्या पावर? नहीं, आप P इज इक्वल टू क्या आई स्क्वायर इंटू आर भी लिखते हो क्या? अरे लिखते हो क्या? P इज इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर भी लिखते हो क्या? यस सर, ये भी लिखते हैं। मगर मेन इसी से तो बना है ये दोनों, ओम्स लॉ लगा लगा के। भी की जगह पे क्या पुट कर दो? आई इंटू आर। तो सर आई आई मिल के आई स्क्वायर इंटू में आर हो जाएगा। सर आई की जगह पे भी बाई आर पुट कर दो तो भी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो मेन फॉर्मूला यही होता है भी इंटू आई का, डीसी हो चाहे एसी हो। बट सर एसी में जब आते हैं ना, तो एसी में क्या होता है, करंट हर एक टर्म में हर एक समय के साथ अपने आप को चेंज करता है। तो वहाँ पे डायरेक्ट पावर न लिख के क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। अगर हम एक साइकिल के लिए, ये एवरेज जो आया है वो कितने साइकिल के लिए आएगा? एक। बस तुम एक ही साइकिल का निकालोगे, उसके बाद 2 साइकिल का पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 साइकिल का पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई, एक साइकिल का निकाल लिए। सर एक साइकिल का निकालेंगे तो VT IT मतलब इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल और उस इंस्टेंट पे करंट कितना है, इन्हीं का एवरेज निकाल दीजिए। तो मान लिया कि पोटेंशियल है V0 साइन ओमेगा टी और उसी इंस्टेंट में करंट है I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसको ओपन कर दो साइन A प्लस B के टर्म से, तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B ओपन हो गया। बाहर ये वैल्यू जैसे चल रही थी वैसे चल रही है। सर V0 I0 का एवरेज, अभी पहले इसको अंदर भेज के मल्टीप्लाई कराया है, मल्टीप्लाई हुआ है जो साइन ओमेगा टी इसके साथ तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसके साथ आया है तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई बना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बन जाता है साइन 2 ओमेगा टी, और साइन या कॉस जब भी डबल होते हैं तो उनका एवरेज कितना होता है? 0। तो इस पूरे टर्म का एवरेज हो गया 0। यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका एवरेज 1/2 होगा, और कॉस फाई एक कांस्टेंट वैल्यू है फाई, तो इसका एवरेज हम नहीं निकाल पाएंगे, मतलब उसका एवरेज ही वही होगा। जो भी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का एवरेज जो होता है वही होता है जो वैल्यू दी गई है, तो इसका भी एवरेज वही वैल्यू होगी। और V0 I0 ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसका भी एवरेज यही होगा। ऊपर से बाहर हट गया क्योंकि ये एवरेज निकल के आए हैं। अब ये V0 I0 को हम ऐसे और ऐसे लिख दिए, 2 को √2 लिख दिए, ये RMS बन गया, ये RMS, ये बन गया हमारे पास P एवरेज। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, एक चार्ट बना लो, फाइनली ख़त्म कर देते हैं इसे। टाइम है ना, अभी 5 मिनट टाइम है, बस जल्दी फटाक से करो।
बात नहीं। सर्किट, ठीक, सर्किट में पी एवरेज एंड पावर फैक्टर, इन्हीं पे बात करेंगे बस, तीन चीज़ पे। सर्किट में ध्यान से सुनना भाई, सर्किट में पहला क्या पढ़े थे? प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव। ये पी एवरेज छोड़ो, फाई लिखो डायरेक्ट। पी एवरेज में फाई कितना होता है? किसमें? प्योर रेजिस्टिव में। सर प्योर रेजिस्टिव में फाई होता है 0, अभी बताया हूँ। क्यों सर? सर दोनों एक ही फेज में रहते हैं। अब फाई 0 है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? cos 0 और cos 0 कितना होगा? 1। क्या मैक्सिमम पावर होगा? हाँ सर, इस केस में जो पावर मिलेगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। दूसरा सर्किट कौन सा पड़ा है? प्योर इंडक्टिव। ध्यान से सुनना, प्योर इंडक्टिव में फाई एक लैग करता है, एक लीड करता है। कितने डिग्री से? 90। तो सर cos 90 कितना होता है? 0। और cos 90 0 मतलब पावर फैक्टर ही हो गया 0, तो एवरेज पावर भी कितना आएगा? 0। समझ रहे हो? प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर 0 होता है एक साइकिल के लिए। क्लियर? अच्छा, अगर हम प्योर कैपेसिटिव लेते हैं तो भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि इसमें भी फाई कितना होता है? 90। देन cos फाई कितना आएगा? 0 फुल साइकिल के लिए। तीसरा तीसरा था। चौथा कौन सा सर्किट पढ़ा है? LR सर्किट। LR सर्किट में सर फाई ये पता नहीं होता था, कुछ फाई की वैल्यू होती थी। याद करो, LR सर्किट में देखा होगा ना फाई, और वो फाई कैसे निकालते थे? क्या tan फाई करके निकालते थे? क्या होता था? एक ग्राफ बनाते थे, वही ग्राफ बना देता हूँ। ध्यान से देखो, क्या LR सर्किट में ऐसे ग्राफ बनता था? सर ये V नोड होता था, ये R होता था, ये क्या होता था? XL होता था, और ये V नोड से क्या ये Z बन जाएगा। तो सर हमें निकालना था क्या? अरे ये वैल्यू इधर आ जाएगी, XL परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता था ना। देन tan फाई इज इक्वल टू, मैं निकाला हूँगा तो XL बाई R लिखा था, क्या लिखा था? तो सर फाई यहाँ से मिल गया, इसमें फाई 0 नहीं है सर, यही फाई है। ध्यान से देखिए, तो क्या मुझे फाई ये निकालना है, तो पावर फैक्टर कितना होगा? ध्यान से देखो, इसको अगर उठा के यहाँ लगा दोगे तो क्या ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल बनेगा तो पावर फैक्टर cos फाई होता है। तो cos फाई ये अभी बताया था उस दिन, ये यहाँ लग गया तो परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस R बाई Z। यही होगा क्या पावर फैक्टर? और अगर हमारे पास पांचवा सर्किट है RC या CR सर्किट, तो क्या हमारे पास फिगर ये बनता था R, नीचे बनता था क्या XC, और यहाँ पे क्या बनता था Z। क्या ये होता था क्या फाई? अभी भी फिर ये फाई लगाना है, इसको उठा के यहाँ लगा दो, क्या ये बेस, ये क्या बना हाइपोटेनस, तो cos फाई अभी भी कितना आएगा? R बाई Z। R की वैल्यू, Z की वैल्यू उठा के रख दो, वहाँ से मिल जाएगा तुम्हें पावर फैक्टर। क्लियर है? अब इस पूरे सर्किट में तुम ध्यान से देख लो, बस एक ही जगह मैक्सिमम पावर है, जो कि सर्किट कैसी है? प्योर रेजिस्टिव। इसमें भी वैल्यू प्योर मैक्सिमम नहीं आएगी, R बाई Z है तो कम ही आएगा, 1 से तो कम ही आएगा। समझ रहे इतनी बात? वो 1 तभी आएगा जब, देखो ध्यान से, ये भी घूमते 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 कहाँ पे आ जाए? R पे। जब फाई की वैल्यू क्या हो जाए? 0। अरे फाई 0 हो जाएगा, फाई 0 हो जाएगा तभी तो 1 बनेगा, और फाई 0 बस एक ही केस में हो रहा है, कहाँ पे? प्योर रेजिस्टिव में। इसीलिए हमेशा मैक्सिमम पावर तुमसे कोई पूछे किस सर्किट में दिखाई देगा, मैक्सिमम एवरेज पावर, तो सर्किट होगा प्योर रेजिस्टिव।
क्लियर है? तो ये चार्ट बना लीजिए, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, कल आपका पीटीएम है, मुस्कुराओ मत, आना है सबको, ठीक है? टाइम से, जो भी टाइम डाला गया ना, टाइम है इसमें, हाँ, तो टाइम से हिसाब से अपने पेरेंट्स को लेके आना, और रियल वाले पेरेंट्स को लेके आना जो घर के हैं, ठीक है? भैया भाभी ऐसे लोगों को मत पकड़ना। मम्मी पापा चलेंगे, भैया बड़े होंगे तो चलेंगे, आपके उम्र वाले भैया भाभी नहीं आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, करके लाना। क्या हुआ? लिखो। अ सर्किट, क्वेश्चन एक करके लाना। अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस 10 ओम, सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम and a capacitance 0.1 microfarad, 0.1 microfarad. If an alternating EMF 100 volt, if an alternating EMF 100 volt 50 hertz, कॉमा देके, फाइंड द करंट इन अ सर्किट। ठीक है, करके लाइएगा।